हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू दिस पर्टिकुलर लेक्चर। और इस लेक्चर में भी हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। और ये सारे प्रॉब्लम्स मैं जो करवा रहा हूँ आपको पिछले 2-3 लेक्चर्स से, ये सारे प्रॉब्लम या तो वो डिफ़िकल्टी वाले प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट्स ने मुझे पूछी थी, या फिर ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत सारे स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम्स है। अगर ये सारे प्रॉब्लम दिमाग में बैठ जाएंगे तो कोई भी एमसीक्यू अगर आपके सामने आएगा तो उस एमसीक्यू को आपको कैसे अटैक करना है, उस अटैक करने वाली बात आपको पता चल जाएगी। ठीक है, आज का ये पर्टिकुलर जो लेक्चर है जिसमें हम प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, वो प्रॉब्लम को मैंने बहुत ही सिलेक्ट करके रखा हुआ है, राइट। तो ये सिलेक्शन कुछ ऐसा सिलेक्शन है जो आपको बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर करवा देगा। ठीक है, तो आज अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं क्या है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स में। देखिए, सबसे पहले हमारे सामने जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को हम यूटिलाइज कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर। याद कीजिएगा, चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमारे पास कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि एक स्फीयर था जिसकी रेडियस थी a, फिर दूसरा एक स्फीयर होता है जिसकी रेडियस है b। मान लो कि पहले स्फीयर के ऊपर चार्ज q1 है, दूसरे स्फीयर के ऊपर चार्ज q2 है। ओके, और दोनों के टोटल चार्ज की वैल्यू Q1 प्लस Q2 कितनी है, कैपिटल Q है, ऐसा क्वेश्चन में दे दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों स्फीयर को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करवाते हैं। अगर हम दोनों को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करवाएंगे तो आफ्टर कांटेक्ट क्या सिचुएशन हो जाएगी, तो देखते हैं। चलिए, आफ्टर कांटेक्ट ये जो स्फीयर है जिसकी रेडियस a है, इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा Q1 डैश, और एक छोटा सा स्फीयर जो है b, इसके ऊपर का जो चार्ज हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी Q2 डैश। और यहाँ पे भी Q1 डैश और Q2 डैश वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल Q। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि चार्ज का कंजर्वेशन होना चाहिए। एक्चुअली हुआ क्या यहाँ पे, तो कि जैसे ही आप एक दूसरे दोनों स्फीयर को एक दूसरे के साथ कोई कंडक्टिंग मीडियम से कांटेक्ट करवाते हो, तब जाके क्या होता है, एक स्फीयर जिसके पास हायर पोटेंशियल है वहां से दूसरे स्फीयर जहां पे लोअर पोटेंशियल है उस तरफ क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर चालू हो जाता है। तो अपने लिख सकते हैं, ऐसा क्या लिख सकते हैं कि ऑन कांटेक्ट चार्ज ट्रांसफर occurs from sphere with higher potential to lower, and it will continue until potential on both spheres becomes equal। ओके, ये स्टेटमेंट आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, इसलिए मैंने इतना लंबा स्टेटमेंट होने के बावजूद यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों के दोनों स्फीयर में चार्ज चेंज हो जाएगा। जिस स्फीयर के पास हायर पोटेंशियल होगा वहां से चार्ज ट्रांसफर होना चालू करेगा। किस तरफ ट्रांसफर होगा, तो कि लोअर पोटेंशियल वाले स्फीयर की तरफ ट्रांसफर होगा। और ये ट्रांसफर तब तक चलेगी जब तक दोनों स्फीयर का पोटेंशियल जो है वो इक्वल नहीं हो जाता। सो व्हेन ट्रांसफर स्टॉप्स, ठीक है, क्या हो जाता है कि V1 एंड V2 बिकम्स इक्वल। और इसका मतलब है कि ये k Q1 डैश अपॉन a इज गोइंग टू बी k Q2 डैश अपॉन b। ये Q1 डैश और Q2 डैश क्यों लिया, क्योंकि चार्ज का ट्रांसफर होने के बाद दोनों स्फीयर पे जो चार्ज है वो Q1 Q2 नहीं है, वो Q1 डैश और Q2 डैश हो चुके हैं। और यहां से आपको क्या मिलेगा, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू a अपॉन b मिलेगा, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी योर इक्वेशन नंबर 1। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, तो
अब हमारे पास इक्वेशन 1 है कुछ ऐसा, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू A अपॉन B। तो यहाँ से क्या होगा फिर, Q1 डैश अपॉन Q1 डैश प्लस Q2 डैश, फिर A अपॉन A प्लस B। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, नीचे मैंने कंपोनेंडो लिया हुआ है, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब आप जानते हो Q1 डैश प्लस Q2 डैश क्या होता है, कैपिटल Q होता है, और ये हो जाएगा A अपॉन A प्लस बी। सो इसके ऊपर से मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, Q1 डैश इज इक्वल टू A अपॉन A प्लस बी इंटू कैपिटल Q, A अपॉन A प्लस बी इंटू कैपिटल Q, दैट इज गोइंग टू बी Q1 डैश। ये Q1 डैश की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। और हम सिमिलरली फाइंड कर सकते हैं कि Q2 डैश जो है वो हो जाएगा B अपॉन A प्लस बी इंटू Q हो जाएगा, राइट। एंड यू कैन सी दैट ये दोनों रिजल्ट्स जो आए उसके ऊपर से हम कुछ ऐसा कह सकते हैं, फ्रॉम रिजल्ट्स ये जो Q डैश जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। देखो पहले स्फीयर की रेडियस कितनी थी, A थी, तो ये Q1 डैश A के प्रोपोर्शन में है। दूसरे स्फीयर की रेडियस B थी, तो ये जो स्फीयर है वो दूसरे के प्रोपोर्शन में है। तो मतलब यहाँ पे एक बात क्लियर है कि आफ्टर कॉन्टैक्ट दोनों के ऊपर जो चार्ज हो जाएगा दैट चार्ज इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। मतलब जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी उस पर ज़्यादा चार्ज डिपॉजिट होगा और जिसकी रेडियस कम होगी वहाँ पे कम चार्ज डिपॉजिट होगा। कुछ इस तरह से चार्जेस का क्या हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, राइट। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमको ऐसा भी पूछा है कि दोनों का पोटेंशियल क्या होगा। तो नाउ आई कैन जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल हियर। लेट अस सी के पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। तो देखो नाउ पोटेंशियल ऑन बोथ आफ्टर कॉन्टैक्ट becomes what, equal। और इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू V2, और कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हो। V1 का फॉर्मूला है K Q1 डैश अपॉन A, या फिर आप V2 का फॉर्मूला K Q2 डैश अपॉन B, जो भी आपको लिखना है वो आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हो। तो V1 इज इक्वल टू V2 K अपॉन A, Q1 डैश कितना होगा, A अपॉन A प्लस B हो जाएगा, ठीक है। A कैंसिल हो जाएगा। सो V1 इज इक्वल टू V2 KQ अपॉन A प्लस बी, KQ अपॉन A प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, दिस इज V1 एंड V2 V2 का फॉर्मूला मुझे यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। तो दोनों का पोटेंशियल आफ्टर कॉन्टैक्ट कितना हो जाएगा, KQ अपॉन A प्लस बी हो जाएगा। और ये देखो ये वैल्यू जो है ना वो कांस्टेंट वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू है गाइस, ठीक है। समझ में आ गया इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, जल्दी से मुझे बताओ। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स का। देखो मेरे पास मान लो यहाँ पे देखो ये एक छोटा सा ड्रॉप है जिसके चार्ज की वैल्यू है Q, जिसकी रेडियस है R। ऐसा एक दूसरा ड्रॉप लिया और ऐसे बहुत सारे ड्रॉप्स लेते जाते हैं। वी हैव सच n ड्रॉप्स आर देयर, और से n ड्रॉप मिलके एक बड़ा सा ड्रॉप बन जाएगा यहाँ पे, ओके। बहुत सारे ड्रॉप्स मिलके ये बड़ा ड्रॉप बनता है। बड़े ड्रॉप पे चार्ज कितना होगा, NQ होगा, क्योंकि यहाँ पे ये पहला ड्रॉप है, ये दूसरा ड्रॉप है और ये बेसिकली nth ड्रॉप है। तो इसका टोटल चार्ज कैपिटल Q जो है वो NQ हो जाएगा और उसकी रेडियस जो है कैपिटल R हो जाएगी। तो बस अब हमको क्या करना है, देखिए टेबल देखिए, छोटे ड्रॉप के लिए और बड़े ड्रॉप के लिए जो लेफ्ट हैंड साइड में हमने अलग अलग क्वांटिटी जो दिखाई है उस क्वांटिटीज को हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। लेकिन सबसे पहले हम स्मॉल ड्रॉप पे ये सारी क्वांटिटीज क्या होगी वो लिख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। स्मॉल ड्रॉप पे चार्ज कितना था, स्मॉल q। वॉल्यूम यहाँ पे कितना था, तो कि 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब। फिर रेडियस क्या था, वॉल्यूम को मैं ऐसे लिखता हूँ, फिर रेडियस जो था r था, ओके।
अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा के स्मॉल क्यू अपॉन आर। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कितनी होगी, तो कि क्यू अपॉन एरिया, और एरिया स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, तो कि क्यू अपॉन 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और कैपेसिटेंस कितना होगा, तो कैपेसिटेंस होगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। देखिए ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, वो बाद में आने वाला है, लेकिन जब हम टेबल बना रहे हैं ना तब सारी क्वांटिटी को एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। तो फॉर अ वाइल आप एक्सेप्ट कर लो कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो सही फॉर्मूला है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे लार्ज ड्रॉप की बात करनी है, तो लार्ज ड्रॉप पे क्या होगा, लार्ज ड्रॉप पे यहां पे देखिए, जस्ट अ मिनट गाइस, एन क्यू चार्ज हो जाएगा, लार्ज ड्रॉप पे जो चार्ज हो जाएगा एन क्यू हो जाएगा, ठीक है। और यहां क्या वॉल्यूम जो है ना एन वी हो जाएगा, नया वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को अगर मान लो कि अपने V1 बोलते हैं, तो इस वॉल्यूम को V2 बोलेंगे, और V2 हो जाएगा एन V1, एन टाइम्स वॉल्यूम हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर रेडियस का क्या होगा, तो यहां पे जो रेडियस है वो हमको मिलेगी कहां से, वॉल्यूम के फॉर्मूला से। जरा नीचे देखिए, यहां पे V2 इज इक्वल टू एन V1 है, तो V2 की जगह पे अपने क्या लिखेंगे 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और V1 की जगह पे आप क्या लिखेंगे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। सो यहां पे कुछ ऐसा बचेगा, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू एन रेस टू 1/3 स्मॉल आर आ गया। तो यहां पे जो लार्ज ड्रॉप की रेडियस होगी दैट इज गोइंग टू बी एन रेस टू 1/3 टाइम्स स्मॉल आर हो जाएगा यहां पे, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब क्या होगा देखो, मैं हर एक बार एक छोटी सी कैलकुलेशन नीचे की तरफ करूंगा और उसको मिटा दूंगा, ठीक है। तो देखो ये अपने पहले वाली कैलकुलेशन चली गई। अब क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कैलकुलेशन करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, राइट। तो नया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो बड़े स्फीयर का, बड़े ड्रॉप का होगा, वो क्या होगा कि कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर। अब ये कैपिटल क्यू जो है ना वो एन क्यू है, और ये कैपिटल आर जो है वो हमने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, देखो एन रेस टू 1/3 इंटू स्मॉल आर। तो देखो यहाँ पे एन रेस टू 1 है, यहाँ पे एन रेस टू क्या है 1 है न्यूमरेटर में, और नीचे है एन रेस टू 1/3। तो ऐसी सिचुएशन में 1 माइनस 1/3 हो जाएगा एन रेस टू 2/3 के क्यू अपॉन आर। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, इसका जो पोटेंशियल V डैश होगा दैट इज गोइंग टू बी एन रेस टू 2/3 टाइम्स V, एन रेस टू 2/3 टाइम्स V हो जाएगा। चलो अब क्या करते हैं यहां पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। सिग्मा आप सब जानते हो कि क्या हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन नए ये बड़े ड्रॉप के लिए क्या होगा कैपिटल Q अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। कैपिटल Q होता है एन क्यू, 4 पाई ऐसे ही रखो। आर स्क्वायर कितना होगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो रेडियस का फॉर्मूला हमारे पास है उसमें से अगर आप आर स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो एन रेस टू 2/3 बचेगा, और ये हो जाएगा आर, और आर का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 2/3 बचेगा और आर का स्क्वायर हो जाएगा। देखो अब पावर में, सॉरी एन न्यूमरेटर में क्या है, ऊपर की तरफ आप देखो, ऊपर की तरफ आप देखोगे तो एन रेस टू क्या है 1, और नीचे है एन रेस टू 2/3,
तो 1 माइनस 2/3 होगा वो n⁻⁻⁻³ आएगा, और बचेगा क्या, q अपॉन 4πr², जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि सिग्मा डैश की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज गोइंग टू बी n⁻⁻³ सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, n⁻⁻³ सिग्मा हो जाएगा। चलो, अब ये सिग्मा की बात खत्म हुई। अब किसकी बारी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बारी है। ठीक है, चलो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का क्या होगा देखते हैं अपने। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के अंदर देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे रो जो है वो क्या हो जाएगा, नया रो क्यू, कैपिटल क्यू आ जाएगा, नीचे 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। तो देखो ये एन क्यू हो जाएगा, राइट, 4/3 पाई। अब कैपिटल आर का क्यूब क्या होगा, तो आप उसी यही फॉर्मूला जो अपना रेडियस का फॉर्मूला है, उस रेडियस के फॉर्मूला से आर क्यूब करके देखो तो क्या मिलेगा, एन आर क्यूब मिलेगा। अब देखो एन एन कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, स्मॉल क्यू अपॉन 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो मतलब रो डैश की वैल्यू वही मिलती है जो रो की वैल्यू होती है। तो आई कैन जस्ट से कि रो डैश इज इक्वल टू रो हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, आप सिग्मा का जो फॉर्मूला था वो प्रोपोर्शनल टू क्या था, q/r² था। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, प्रोपोर्शनल टू q/r² है। तो जैसा कुछ सिग्मा का होगा वैसा ही कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। इसलिए डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ n⁻⁻⁻, जस्ट अ मिनट गाइस, चलिए ये हो गया n⁻⁻³ e हो जाएगा। ओके, क्यों ऐसा हो जाएगा फिर से बताता हूँ। आप सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला देखिए। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू q/r², है कि नहीं है। सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या है, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू q/r² है, देख लीजिए यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या है, q/r² आता है। तो जैसा आंसर सिग्मा डैश का आएगा वैसा ही कुछ आंसर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का आ जाएगा। अब बात है कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो यहाँ पे एक नया जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर हो जाएगा। इसलिए आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो कि n⁻⁻⁻³ c हो जाएगा, राइट। क्योंकि r जो है वो n⁻⁻⁻³ r हो गया, तो c जो है वो n⁻⁻⁻³ c हो जाना चाहिए। मतलब जब भी आप बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉप्स को कंबाइन करके बड़ा ड्रॉप बनाते हो तो बड़ा ड्रॉप जो बनता है उसकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो इस तरह से n पे डिपेंड करती है। मतलब कितने ड्रॉप आप कंबाइन करते हो उसके ऊपर से डिसाइड होगा कि नए ड्रॉप, जो नया बड़ा ड्रॉप बनता है उसका रेडियस, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह वगैरह ये क्या होता है। बस इस कंसेप्ट को लेके अब अपना नया अगला प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए अगला प्रॉब्लम कौन सा है, देखिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ वाटर दिया हुआ है हमको। स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ वाटर के ऊपर चार्ज कितना है, स्मॉल q, दैट इज 3 × 10⁻⁻10 कूलम का चार्ज है यहाँ पे। और उसके सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो है 500 वोल्ट। ओके, तो पहले तो यहाँ पे कैलकुलेट द रेडियस निकालना है। तो पहला काम करते हैं, फॉर स्फेरिकल ड्रॉप, फॉर स्फेरिकल ड्रॉप v जो होता है दैट इज गोइंग टू बी kq अपॉन r। ओके, तो यहाँ से हमको r का फॉर्मूला मिल जाएगा, दैट इज kq अपॉन v। k क्या होगा, 9 × 10⁻⁹। q जो होगा वो होगा 3 × 10⁻⁻10। और पोटेंशियल जो होगा वो 500 हो जाएगा, 500। चलो अभी क्या करते हैं, 9 3 27, अगर ऊपर नीचे 2 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो नीचे 1000 आ जाएगा।
तो 9 3 ज़ा 27, 2 ज़ा 54, ये 9 में से 10 जाएगा तो -1 बचेगा, और नीचे 1000 आ गया मतलब 10⁻³ आ गया। सो ये हो जाएगा बेसिकली 0.54 मिली, सॉरी ये +3 आ जाएगा, तो 0.54 मिलीमीटर आ जाएगा ये आंसर। रेडियस हो जाएगी 0.54 मिलीमीटर की रेडियस हो जाएगी, राइट। समझ में आया कि नहीं आया भाई? पहले तो ये पूछा था कि रेडियस निकालना है, तो रेडियस निकाल दिया। चलो अब क्या पूछा है, इफ 8 सच ड्रॉप्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, मतलब अब हम यहाँ पे दूसरे पार्ट में हमको बोल दिया कि n का वैल्यू कितना है, 8 है, और अब ऐसे 8 ड्रॉप मिला रहे हैं हम, और अब नया बड़ा ड्रॉप बनता है, तो ये बड़ा ड्रॉप बनेगा, उसका पोटेंशियल कितना होगा। तो चलिए पोटेंशियल निकालते हैं। तो पोटेंशियल ऑन लार्ज ड्रॉप, ओके, उसको बोलेंगे V डैश। अब चलिए वो टेबल को देखते हैं, टेबल में क्या लिखा हुआ है। तो टेबल में देखिए पोटेंशियल कैसा हो जाता है, n⁻² V हो जाता है ना, n⁻² V हो जाता है। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, n⁻² V करेंगे, तो 8 आ जाएगा, 8⁻², और V कितना है, 500 वोल्ट है। चलो अब 8⁻² क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि देखो 8⁻² मतलब 8 का क्यूब रूट और उसका स्क्वायर, 8 का क्यूब रूट होता है 2 और उसका स्क्वायर होता है 4, तो ये 4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 2000 वोल्ट। ओके, ये होगा पोटेंशियल 2000 वोल्ट। इज दैट परफेक्टली अंडरस्टूड? समझ में आया कि नहीं आया भाई, बोलो। पोटेंशियल मिल चुका है आपको, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हुआ। देखो वो टेबल याद है तो ये प्रॉब्लम फटाफट होगा, ठीक है। यहाँ पे रेडियस फाइंड करने के लिए पूछा है, मगर अगर मान लो सिर्फ पूछा होता कि पोटेंशियल निकालो, तो ये प्रॉब्लम आपके लिए क्या हो जाता, छोटा सा सिंगल मार्क का क्वेश्चन हो जाता, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जाता आपके लिए। अभी क्या करते हैं, देखिए व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग। यहाँ पे कंडक्टिंग वायर है जिसकी लेंथ L है और टोटल चार्ज Q है। चलिए कंडक्टिंग वायर बना देते हैं। सबसे पहले ये है अपना एक कंडक्टिंग वायर, इसकी लेंथ L है और उसके ऊपर चार्ज Q है। तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि हियर लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्बडा जो होगा वो Q/L होगा, क्योंकि इसके ऊपर Q जितना पॉजिटिव चार्ज है मान लेते हैं। चलो ठीक है। अब यहाँ से कोई एक एंड से, यहाँ पे एक पॉइंट है इसकी एक्सिस पे ही, एक्सिस ऑफ अ वायर एक पॉइंट है P, कितने डिस्टेंस पे है, तो कि कोई भी एक एंड से A जितने डिस्टेंस पे यहाँ पे है, और मुझे क्या करना है, इस पॉजिटिवली चार्ज वायर की वजह से इस पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कैसे करेंगे देखते हैं। चलिए मैं है ना, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ना, उसी पॉइंट पे मैं अपना ओरिजिन ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे ये ओरिजिन लेना बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, इसीलिए मैंने ये प्रॉब्लम को यहाँ पे रखा हुआ है। अब देखो हमारा अप्रोच क्या रहेगा, वही 3 स्टेप मेथड वाला अप्रोच रहेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम छोटे से एलिमेंट को एज्यूम करेंगे, और छोटे से एलिमेंट के लिए जो पॉइंट P पे आंसर आएगा, उस आंसर को क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे पूरी इस वायर की लेंथ पे, तो आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द होल वायर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट में लेता हूँ। चलो तो ये हो गया छोटा सा एलिमेंट। ये जो छोटा सा एलिमेंट है, लेट अस से कि उस छोटे से एलिमेंट की लेंथ है dx, और वो कहाँ पे है, तो कि भाई ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका अब डिस्टेंस क्या है, x है। x इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्मॉल एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे इस dx जितने छोटे से एलिमेंट के अंदर dq जितना छोटा सा चार्ज होगा कि नहीं होगा। सो देयरफॉर ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P कितना मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P क्या मिलेगा मुझे,
तो कि वो होगा डी ई के डी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट। के क्यू बाय आर स्क्वायर ही किया है। जो छोटा सा एलिमेंट है ना, इट इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है, यू कैन ट्रीट दैट पर्टिकुलर एलिमेंट एज अ पॉइंट चार्ज। अब क्या करेंगे, देखो अब ये डी क्यू जो है यूजुअली क्या होता है, लेमड़ा इंटू डी एक्स होता है। लेमड़ा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। यूनिट लेंथ का चार्ज है लेमड़ा, तो dx जितनी लेंथ का चार्ज कितना होगा, ऐसा करके हम लेमड़ा dx लेके आते हैं, राइट। ऐसा आप देख सकते हो कि ये लेमड़ा जो होता है वो बेसिकली dq अपॉन dx होता है, चार्ज अपॉन लेंथ। तो यहाँ से dq की वैल्यू लेमड़ा dx आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, de का वैल्यू देखो k, लेमड़ा की वैल्यू मुझे पता है यहाँ पे कितनी है, q बाय एल है, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे dx है। एंड देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at P, electric field intensity at P due to whole wire K Q अपॉन L, ये इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, और कहाँ से कहाँ तक, तो कि इस एंड से, देखो ये एंड जो है, मान लो इस पॉइंट को A देते हैं और दूसरा एंड यहाँ पे है, उसको पॉइंट को क्या देते हैं, B नाम देते हैं। तो A से B तक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो A पॉइंट कहाँ पे है, देखो इस ये वायर जो है ना, उसकी लेंथ है L, इस वायर की लेंथ है L। तो ये पॉइंट A ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है भाई, A जितने डिस्टेंस पे है, तो लोअर लिमिट हो जाएगी A। और ये पॉइंट B जो है ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, तो कि A प्लस L जितने डिस्टेंस पे है, तो A प्लस L यहाँ पे कर देंगे अपने। सो यहाँ से आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे कैलकुलेट करते हैं इसको। तो देखिए हमारा कुछ आंसर ऐसा आया, के क्यू अपॉन एल, ए से लेके ए प्लस एल, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी यहाँ पे के क्यू अपॉन एल, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो -1 अपॉन एक्स आएगा। याद करो पोटेंशियल की कैलकुलेशन में 1 अपॉन आर स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता था -1 अपॉन आर आता था, यहाँ पे -1 अपॉन एक्स आ जाएगा, ए से लेके ए प्लस एल तक। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, के क्यू अपॉन एल, एक्स की जगह पे क्या करेंगे, एल प्लस ए लिखेंगे, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे ए आ जाएगा। सो फ्रॉम दिस के क्यू अपॉन एल, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन एल प्लस ए। अगर आपको एलसीएम लेना है तो ले सकते हो। देखो के क्यू अपॉन एल, ऊपर क्या आ जाएगा, एल प्लस ए माइनस ए अपॉन ए इंटू एल प्लस ए कैंसिल हो जाएगा। एंड फाइनली मुझे यहाँ पे जो कुछ मिलेगा, दैट इज ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एल, एल के नीचे क्या आएगा, ए इंटू एल प्लस ए। तो फाइनल रिजल्ट जो मुझे मिला, दैट रिजल्ट इज गोइंग टू बी के क्यू अपॉन ए इंटू एल प्लस ए। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, समझ में आ गया भाई सबको कैसे आया ये फाइनल आंसर। ये है फाइनल आंसर ऑन द वायर, एक्सिस ऑफ अ वायर एंड एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम वन ऑफ द एंड ऑफ द वायर। ठीक है, समझ में आया परफेक्टली। चलो मुझे जल्दी से बताओ जल्दी से, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रिवेलिंग इन रीजन डिपेंड्स ओनली ऑन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंग टू इक्वेशन दिस। एक रीजन है, उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा है जो इस फॉर्मूला के हिसाब से एक्स आई प्लस वाई जे और डिवाइडेड बाय क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। यहाँ पे बी कांस्टेंट है। और फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू स्फीयर। अब स्फीयर लेना है। देखो ये फील्ड जिस रीजन में है, उस रीजन में हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है। ओके, और उसकी रेडियस जो है स्फीयर की वो कितनी है भाई, आर जितनी रेडियस है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस रीजन के अंदर है
और स्फीयर की रेडियस है r। ये स्फीयर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप इमेजिन कर सकते हो। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस स्फीयर में से पास होगी और आपको फाइंड करना है नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर स्फीयर। तो देखो स्फीयर होता है ना, उसकी सरफेस पे कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है, उसकी सरफेस पे कोई भी पॉइंट ले लो फॉर स्फीयर, उसका जो रेडियस वेक्टर लिखोगे ना, तो दैट रेडियस वेक्टर इज नथिंग बट xi प्लस yj प्लस zk हो जाएगा। xi प्लस yj प्लस zk हो जाएगा, ये है रेडियस वेक्टर। चलो अब हमको फ्लक्स फाइंड करना है। तो फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही वेक्टर ड्रॉ करता हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है और मैं यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट एज्यूम करता हूँ। तो ये छोटा सा एलिमेंट का वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ये डी ए वेक्टर, दोनों वेक्टर यहाँ पे है एक ही डायरेक्शन में। तो पहले फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया ए, सॉरी डी ए कितना होगा, तो कि वो फ्लक्स होगा डी फाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी ए आ जाएगा। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो रख देते हैं बी xi प्लस वाई जे अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो डी ए का जो वेक्टर है उसका ये मैग्नीट्यूड और उसके बाद उसका यूनिट वेक्टर। अब देखो ये जो डायरेक्शन है ना वो रेडियस की डायरेक्शन है, तो ये इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर भी होगा। तो आई कैन से कि एरिया वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ, आई कैन से रेडियस वेक्टर। तो एरिया वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर आएगा वो हमारा क्या होगा, रेडियस वेक्टर हो जाएगा। चलो अब क्या करना है, तो ये डी फाई मिल चुका है। अब यहाँ पे जो कुछ भी है उसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो बी xi प्लस वाई जे अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन डी ए। अब आर वेक्टर जो होता है ना वो सॉरी आर यूनिट वेक्टर जो होता है वो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज डिनोटेड बाय वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैंने भी आर कैप को आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर से लिख दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, तो क्या देखिए बी बाय आर है, फिर xi प्लस वाई जे और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे हर जगह पे डॉट है, हाँ, यू कैन जस्ट नॉट फॉरगेट दिस। अब देखो आर वेक्टर जो है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो कि xi वेक्टर, yj वेक्टर और zk वेक्टर, दिस इज गोइंग टू बी माय आर वेक्टर। यहाँ पे dA बच गया सिर्फ, ठीक है, सिर्फ dA बच गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं देखते हैं। तो देखो यहाँ पे डी फाई मुझे मिल चुका है, बी xi वेक्टर प्लस yj वेक्टर, ओके, और नीचे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे xi yj zk और यहाँ पे क्या है b बाय r है और यहाँ पे आ जाएगा dA। दिस इज व्हाट वी हैव रिटन द लास्ट। ओके, चलो अब देखो ये वेक्टर जो है xi प्लस yj वेक्टर, उसका xi प्लस yj प्लस zk वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो b बाय r ऐसे ही रखो, डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो i डॉट i 1 होता है और j डॉट j भी 1 होता है, इसलिए xi और xi मिलके क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर, फिर yj मिलके वाई स्क्वायर हो जाएंगे। लेकिन z के लिए कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे इसका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा दैट डॉट प्रोडक्ट इज जस्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नीचे भी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे है dA। सो इट इज गोइंग टू बी b अपॉन r इंटू dA आ गया। दिस इज बेसिकली द लिटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट स्मॉल एरिया। तो therefore I can say flux passing through sphere कितना होगा, तो टोटल फ्लक्स होगा जो आपको करना पड़ेगा इसका इंटीग्रेशन।
तो आप जानते हो इंटीग्रेशन डी ए क्या होता है, ए होता है, और ए किसका एरिया होगा, तो कि स्फीयर का एरिया होगा। तो आई कैन जस्ट राइट बी बाय आर, और स्फीयर का एरिया होगा 4 पाई आर का स्क्वायर, एंड देयरफॉर जो नेट फ्लक्स मुझे मिला वो हो जाएगा 4 पाई बी इंटू आर। ठीक है, 4 पाई बी आर, ये हो गया उसका फ्लक्स, उस पर्टिकुलर स्फीयर में से पास होने वाला फ्लक्स। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से करोगे हो जाएगा, इसमें कोई हाईफाई चीजें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, देखो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ वेरी लार्ज सरफेस, बहुत ही लार्ज सरफेस है, प्लेन सरफेस है, मतलब ये आप इमेजिन कर सकते हो वेरी लार्ज शीट ऑफ चार्ज। एक्चुअली ये बहुत बड़ी शीट है जिसके ऊपर चार्ज है। ओके, ऐसी शीट ले लेते हैं। देखो इस यहाँ पे कौन सा चार्ज है, तो क्या नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज के लिए सिग्मा की वैल्यू हमको यहाँ पे दी गई है, दैट इज -3 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, और अब देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर शीट से सर्टेन डिस्टेंस से हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन गन है, और इस इलेक्ट्रॉन गन में से हम इलेक्ट्रॉन को थ्रो करने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को थ्रो करने वाले हैं, और इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज बेसिकली 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलो अब क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, सॉरी नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है भाई, यहाँ पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है। अब आप समझ रहे हो कि नेगेटिव चार्ज है, और आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन को शूट करते हो इस पर्टिकुलर सरफेस पे। तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज जो होगा इस पर्टिकुलर शीट के ऊपर, वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और रिपल्जन की वजह से इलेक्ट्रॉन की स्पीड रिड्यूस होते 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 ऐसा बोला है कि बाय द टाइम इट रीचेस टू द सरफेस, इसकी फाइनल स्पीड जो है वो क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, यू कैन जस्ट लुक एट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब कि फाइनल स्पीड 0 हो जानी चाहिए, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जानी चाहिए, उसकी 0 हो जानी चाहिए, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसकी कितनी है, 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और हमको यहाँ पे पूछा है कि हम कितने डिस्टेंस से इस इलेक्ट्रॉन को इस पर्टिकुलर शीट के सामने थ्रो करें, कितने डिस्टेंस से हम इस इलेक्ट्रॉन को इस शीट के सामने थ्रो करें, सो दैट बाय रीचिंग द प्लेट इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी हो जाएगा, राइट। तो ये d जो है, दैट डिस्टेंस इज व्हाट समथिंग वी वांट टू कैलकुलेट। अब आप देख सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लेट की तरफ। ओके, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लेट की तरफ, और इलेक्ट्रॉन की जो नेचुरल टेंडेंसी होती है ना भाई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट जाने की टेंडेंसी होती है, और हम क्या कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मतलब क्या है कि उसको जिस तरफ जाना है वो डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को ओपोज करके उसको क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन 0 जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, समझ में आया क्या हो गया। तो आपको डी कैसे फाइंड करेंगे, तो हम यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कूलम फोर्स लग रहा है, और कूलम फोर्स कंजर्वेटिव है, तो हम लिख सकते हैं कि फॉर कंजर्वेटिव कूलम फोर्स, वर्क एनर्जी थ्योरम हम वैलिड कर सकते हैं। वैसे वर्क एनर्जी थ्योरम कंजर्वेटिव हो या ना हो डजेंट मैटर, ये काम करता ही है, लेकिन W इज इक्वल टू डेल्टा U को यूज करना चाहते हो तो कंजर्वेटिव होना चाहिए, लेकिन W इज इक्वल टू डेल्टा K को यूज करना चाहते हो तो कंजर्वेटिव हो या ना हो डजेंट मैटर। ठीक है, चलो इसलिए काम करता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और काइनेटिक एनर्जी से जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे वो कंजर्वेटिव फोर्स वाली बात लिखते ही नहीं है। चलिए
सो हम सिर्फ इतना लिखते हैं कि फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम W जो होगा वो डेल्टा K होगा। W जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होगा, और डेल्टा K जो होगा, फिर फोर्स जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला फोर्स होता है Q इंटू ई, लेकिन Q की जगह पे क्या आ जाएगा, स्मॉल e आ जाएगा, और यहाँ पे D आ जाएगा, और डेल्टा K इज गोइंग टू बी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ पे D को सब्जेक्ट बना दो, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन ई हो जाएगा। तो देखो KF है, E है, एंड देन सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन 0 हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, एंड देन यू कैन जस्ट से D इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ट्वाइस एप्सिलॉन 0, और नीचे आ जाएगा सिग्मा E। अब ध्यान से देखना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट का E ऐसे ही रखता हूँ, मल्टीप्लाइड बाई ट्वाइस एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। सिग्मा की वैल्यू हमारे पास है 3 इंटू 10⁻⁻6। एक्चुअली मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होने की वजह से मुझे यहाँ पे नेगेटिव लिखना चाहिए, और ये भी एक नेगेटिव क्वांटिटी है, तो नेगेटिव नेगेटिव अल्टीमेटली कैंसिल होके क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, और इस ई को मैं ऐसे ही रखता हूँ। तो अब ये देखिए ई और ई चले गए, अब जितना कैलकुलेशन करके आप अपना आंसर लेके आ सकते हो, यू कैन जस्ट गो हैड विद दैट। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। समझ में आया कैसे करते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रॉब्लम के बाद यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है दैट इज रियली इंटरेस्टिंग वन। अब देखो, टू स्मॉल आइडेंटिकल स्फीयर्स है, एक का चार्ज पॉजिटिव है, दूसरे का चार्ज नेगेटिव है, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 0.5 मीटर। तो देखते हैं चलिए क्या होता है। एक Q1 है, दूसरा Q2 है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है, तो डेफिनेटली, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 0.5 मीटर को मैं क्या लिखता हूँ, 1/2 लिखूँ तो चलेगा कि नहीं चलेगा? ये 1/2 मीटर है। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा, आई एम जस्ट कंसर्न विद द मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसलिए माइनस की साइन को इग्नोर करेंगे। तो ये K Q1 Q2 अपॉन 1/2 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कुछ ऐसा हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन 1/2 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमको दी गई है 0.108 न्यूटन। ओके, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 4K Q1 Q2 अपॉन 0.108 न्यूटन। ओके, सो फाइनली 4K कितना होगा, 36 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 इज इक्वल टू 0.108 न्यूटन हो जाएगा, और यहाँ से मुझे Q1 Q2 की कुछ वैल्यू मिलेगी कुछ इस तरह से 0.108 अपॉन 36 इंटू 10⁻⁹। समझ में आया ये कैसे हुआ? सो इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। चलिए, अब क्या किया जाता है कि अब दोनों स्फीयर को एक दूसरे के कांटेक्ट में ला दिया जाता है, दोनों स्फीयर को एक दूसरे के कांटेक्ट में ला दिया जाता है, और कांटेक्ट में ला देने के बाद अब दोनों पे चार्ज क्या हो जाएगा, दोनों आइडेंटिकल स्फीयर है, तो दोनों का कांटेक्ट में लाने से टोटल चार्ज पहले कितना होगा कि एक का Q1 है, दूसरे का -Q2 है, तो टोटल चार्ज हो जाएगा Q1 Q2, है कि नहीं? टोटल चार्ज हो जाएगा Q1 Q2, डिवाइड बाय क्या करेंगे, 2 करेंगे। यहाँ पे Q1 Q2 डिवाइड बाय क्या करेंगे, 2 करेंगे, और अब भी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज सेम, दैट इज 1/2 मीटर। अब ऐसी सिचुएशन में ये दोनों के बीच में जो लगने वाला नया फोर्स है वो Q1 Q2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है, 4, और यहाँ पे ये 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, KQ/R² ही मैंने किया है, और यहाँ पे ये जो वैल्यू दी है 0.036 न्यूटन है। सो यू कैन जस्ट से दैट यहाँ पे Q1 Q2 का होल स्क्वायर इज गोइंग टू बी 0.036 आ जाएगा, क्योंकि हाफ का स्क्वायर जो है 1/4 और ये वाला 4 एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो दैट आई एम हैविंग दिस रिजल्ट नाउ, Q1 Q2 का होल स्क्वायर
इज 0.036 अपॉन के का मतलब है 9 इंटू 10⁻⁹ 9 इंटू 10⁻⁹। ओके, आर यू गेटिंग परफेक्टली? समझ में आया कि नहीं आया ये? तो चलो, ये हो जाता है कुछ ऐसा रिजल्ट। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे Q1 और Q2 की वैल्यू निकालनी है। समझ में आया? Q1 और Q2 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे इस वैल्यू को निकालते हैं यहाँ पे। तो देखो, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखो, मेरे पास जो डेटा है मैं फिर से लिख देता हूँ। Q1 माइनस Q2 का जो स्क्वायर है दैट इज 0.036 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹ एंड दूसरी चीज जो मेरे पास है दैट इज Q1 इंटू Q2 और ये जो है 0.108 अपॉन, देखते हैं क्या है, 0.108 अपॉन 36 इंटू 10⁻⁹। ये है 36 इंटू 10⁻⁹। ये दो वैल्यू मेरे पास है। अब देखो, मुझे करना क्या पड़ेगा यहाँ पे। मैं कुछ ऐसा करता हूं, देखता हूं ध्यान से। नाउ Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर क्या होगा? तो आई कैन राइट Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर प्लस 4Q1 Q2, है कि नहीं? ऐसा लिख सकते हैं? जल्दी से मुझे बताओ, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर प्लस 4Q1 Q2। चलो, अब क्या करेंगे? Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर यानी 0.036 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹, है कि नहीं, प्लस 4 Q1 Q2 यानी कितना होगा? 0.108 अपॉन 36 इंटू 10⁻⁹। ओके, तो चलो, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.036 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹ प्लस ये 0.108 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹ आ जाएगा। ठीक है, अब ये 108 और 0.36 का एडिशन करोगे तो ये 144 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻⁹। तो देखो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, 144 इंटू 10⁻⁻³ ऊपर लिख सकते हो, और नीचे क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻⁹, and this is going to be 144 by 9 multiplied by 10⁻⁻12 and finally Q1 plus Q2 का होल स्क्वायर 16 नाइज ऑफ 144 होता है, तो 16 इंटू 10⁻⁻12 और यहाँ से मुझे मिल जाएगा Q1 प्लस Q2 की वैल्यू दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब देखो, Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर कितना है? ऑल्सो Q1 माइनस Q2 का जो होल स्क्वायर है उसको अपने लिख सकते हैं 36 इंटू 10⁻⁻³ डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻⁹। सो इट इज गोइंग टू बी 4 इंटू 10⁻⁻12। तो ये स्क्वायर की जो वैल्यू है Q1 माइनस Q2 के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 4 इंटू 10⁻⁻12 आ गया। तो यहाँ पे Q1 माइनस Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम आ जाएगी। ठीक है, अब इजीली कर सकते हो ये इक्वेशन जो 3 और 4 हमने डिराइव की है उसको यूज करके, फ्रॉम 3 एंड 4। देखो, डायरेक्टली अगर मैं ऐड कर देता हूं इन दोनों को तो मुझे क्या मिलेगा? ट्वाइस Q1 मिलेगा, और ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻6 और यहाँ से मुझे Q1 की वैल्यू मिल जाएगी 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, एंड इसी तरह से Q2 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 10⁻⁻6 कूलम, है ना। ऐड कर दो तो 4 हो जाएगा, माइनस कर दो तो 2 हो जाएगा। तो मेरा जो फाइनल आंसर है वो आ गया। मेरा जो फाइनल आंसर है वो भी आ गया। देखो यहाँ पे ये फाइनल आंसर आ चुका है। ओके, चेक करना है तो कर लो।
Q1 प्लस Q2 का वैल्यू क्या है, 4 इंटू 10⁻⁻6 है। तो जस्ट चेक, अपने आंसर से दोनों को चेक करोगे, दोनों का ऐड करोगे तो 4 इंटू 10⁻6 आ जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 इंटू 10⁻6 आ जाएगा। मतलब ये दोनों आंसर इक्वेशन 3 और 4 दोनों को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो हमको हमारा फाइनल आंसर मिल चुका है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देखिए। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या है, ये जो पेंडुलम लटका हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लटका हुआ है। अब इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें अगर हम, एक मिनट, हाँ देखो, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। चलो, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर की डायरेक्शन, और इस तरफ जो लगेगा ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, क्योंकि इस पर्टिकुलर सिंपल पेंडुलम पे जो बॉब लगता है उस बॉब का कुछ मास होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और ये mg जो है उसके बीच में कोई तो एंगल है। ये एंगल कितना होगा, तो कि 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ये 180 माइनस थीटा, ठीक है, क्योंकि ये एंगल थीटा है। दैट इज गोइंग टू बी 180 माइनस थीटा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर मान लो इस छोटे से बॉब पे, इस बॉब पे अगर Q जितना चार्ज है तो इसी डायरेक्शन में QE जितना फोर्स लगेगा। एंड यू कैन जस्ट हैव अ लुक हियर कि एक तरफ जो फोर्स है दैट इज QE, और दूसरी तरफ जो है नीचे की तरफ दैट इज mg। और यहां पे 180 यानी पाई माइनस थीटा इज द एंगल। तो दो फोर्स है और दोनों के बीच का एंगल है पाई माइनस थीटा। तो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स हो जाएगा अंडर रूट क्या, m स्क्वायर जी स्क्वायर, यानी पहले फोर्स का स्क्वायर, फिर दूसरे फोर्स का स्क्वायर क्या होगा, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर, फिर ट्वाइस mg इंटू QE, एंड देन कॉस जो भी एंगल है इन दोनों के बीच का वो एंगल पाई माइनस थीटा। चलो अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं m स्क्वायर जी स्क्वायर को कॉमन निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे 1 प्लस ये क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर जी स्क्वायर हो जाएगा, और ये ट्वाइस QE अपॉन mg हो जाएगा। और कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, राइट। तो कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, और इसके ऊपर पूरा रूट आ जाएगा। अब देखो मैं इस f को क्या लिखता हूं, mg डैश लिखता हूं, और ये m स्क्वायर जी स्क्वायर का रूट हो जाएगा mg, और इस ब्रैकेट के ऊपर हाफ लिख दूंगा मैं, ठीक है, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस ट्वाइस QE अपॉन mg। ये प्लस का माइनस कर देता हूं क्योंकि ये बेसिकली कॉस की जो वैल्यू है वो माइनस है। चलिए ये हो जाता है माइनस, ये माइनस, और यहाँ पे आएगा कॉस थीटा, और इसके ऊपर क्या करेंगे, पावर हाफ कर देंगे। अब देखो m m कैंसिल हो गया, तो m m के कैंसिल होने की वजह से g डैश की वैल्यू मिल गई g 1 प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ट्वाइस QE अपॉन mg देन cos थीटा रेस टू हाफ, देन cos थीटा रेस टू हाफ हो जाएगा। तो बस आपको इफेक्टिव g मिल चुका है, ठीक है, आपको इफेक्टिव वैल्यू ऑफ g मिल चुका है। और अब क्या करेंगे, तो कि बस टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है, तो कि नाउ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो होगा t डैश that is going to be 2 pi under root L upon g dash, okay, where ये g dash क्या होगा, तो कि g 1 प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस ट्वाइस QE, नीचे क्या आ जाएगा mg, प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस है,
एंड देन cos थीटा रेज टू हाफ। तो बस आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है। बस g डैश की जगह पे ये जो पूरा बड़ा वैल्यू है ना, वो आपको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। इज जस्ट लाइक दैट, नथिंग एल्स। ओके, इज दैट अंडरस्टूड परफेक्टली? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई क्वेरी हो तो पूछो, चलो जल्दी से मुझे बताओ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। In hydrogen atom, an electron revolves around the proton in a circular orbit of radius 0.53 angstrom। देखो यहाँ पे ये एक ऑर्बिट है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में हाइड्रोजन एटम है तो सिर्फ प्रोटॉन होगा, और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट r। ओके, और ये r का जो वैल्यू है दैट इज बेसिकली बोर रेडियस a0, जिसकी वैल्यू है 0.53 एंगस्ट्रॉम। मुझे क्या करना है, कैलकुलेट रेडियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी। रेडियल एक्सेलरेशन मतलब सेंटर की तरफ आने वाला जो एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो फाइंड करना है। और मुझे दूसरा चीज फाइंड करना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितनी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से यहाँ पे गोल गोल घूम रहा होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हियर सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा m ओमेगा स्क्वायर r, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके मैच करेगा, कूलम फोर्स से मैच करेगा। और इस कूलम फोर्स की जो वैल्यू होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E और प्रोटॉन का चार्ज भी E, तो ये E स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। और यहां से मुझे क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर अपॉन MR स्क्वायर। ओके, यहाँ से ये सारी डेटा मैंने कलेक्ट करने के बाद यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा फ्रॉम दिस प्लेस। सो ओमेगा इज गोइंग टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 m, उसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, एंड देन E बाय R। यू हैव ऑल द वैल्यूज। यहाँ पे m जो होगा वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, R आपको दिया हुआ है, E इज नोन टू यू, तो ओमेगा आपको मिल चुका है, एंड दैट्स द सेकेंड आंसर विच यू वांट टू कैलकुलेट। एंड नाउ रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन, तो रेडियल एक्सेलरेशन जो होगा दैट इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर r। तो यू हैव ओमेगा राइट नाउ एंड यू हैव r विथ यू, सो जस्ट इसमें वैल्यू डालनी है और आपको अपना कैलकुलेशन करना है। राइट, समझ में आ गया परफेक्टली? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था गाइस, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए अब इसके बाद क्या करना है, अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है इस पर्टिकुलर लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। अब देखो यहाँ पे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत सिंपल भी है और इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मेजोरिटी लोग छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। ये इजी है लेकिन गलती करवाने वाला क्वेश्चन है ये। अब देखो क्या है, यहाँ पे हमारे पास दो रिंग है, यू कैन जस्ट सी इन द फिगर। इस दोनों फिगर में, इस फिगर में दो रिंग है 1 and 2, दोनों रिंग पे चार्ज कितना है, Q1 और Q2 चार्ज है, यू कैन सी दैट। ओके, दोनों रिंग पे, एक पे Q2 चार्ज है, दूसरे पे Q1 चार्ज है। ये Q1 है और ये Q2 है। अब देखो ये मजेदार बात, यहाँ पे ये रिंग का रेडियस जो है दोनों रिंग का सेम है, और दो रिंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी कितना है, R है। ओके, तो अब हमको क्या करना है, तो कि यहाँ पे एक पॉइंट है O, वहां से हमको एक कैपिटल Q कूलम चार्ज को ले जाना है, कहां तक, O डैश तक। ओके, तो O से O डैश तक जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो हम डेफिनेटली यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्क डन फ्रॉम O से O डैश। कौन सा चार्ज ले जाना है, तो कि कैपिटल Q चार्ज ले जाना है। तो अगर O से O डैश जाना है तो O डैश का पोटेंशियल माइनस O का पोटेंशियल लिखना पड़ेगा। राइट, सो हमारा कुछ फॉर्मूला इस तरह से मिलेगा मुझे, एंड दिस इज माय फॉर्मूला नंबर 1। यही मेरा आंसर है। बस इस आंसर में मुझे VO डैश और VO दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए सबसे पहले अपने VO डैश कैलकुलेट करते हैं। हियर VO डैश क्या होगा,
तो कि वी ओ डैश यानी पोटेंशियल एट ओ डैश बिकॉज ऑफ ए, पोटेंशियल एट ओ डैश बिकॉज ऑफ बी। ओके, दोनों रिंग जो है उसकी वजह से उसका आंसर चाहिए। अब बिकॉज ऑफ ए क्या होगा, तो देखो पॉइंट ओ डैश जो है ना वो ए से कितना दूर है, ये रूट 2r होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये वर्टिकली r है, ये जो डिस्टेंस है वो r है, दो रिंग के बीच का डिस्टेंस भी r है, तो ये ए ओ डैश जो होगा दैट इज गोइंग टू बी r रूट 2r। ए ओ डैश एंड बी ओ, ये दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, रूट 2r आ जाएगी, राइट। चलो अब क्या करना है, बस पोटेंशियल क्या होता है, रिंग का पोटेंशियल याद है किसी को, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग उसका फॉर्मूला है 1/4πε0 चार्ज ऑन द रिंग अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये x क्या है, तो कि रिंग की एक्सिस पे कोई पॉइंट है जहां पे हम पोटेंशियल फाइंड करते हैं, उस पॉइंट का डिस्क से या रिंग से जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज बेसिकली x। ओके, रिंग से डिस्टेंस, डिस्क से डिस्टेंस नहीं बोल सकते, रिंग से डिस्टेंस है x। ठीक है, अपने केस में ये x की वैल्यू जो है ना वो कितनी है, r है, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 q अपॉन रूट 2r, ऐसा आप बोल सकते हो। या फिर ये फॉर्मूला अगर मानो कि याद नहीं रहता, चलो याद रखना भी नहीं है, छोड़ो मगजमारी, सिंपल मान लो यहाँ पे देखो पॉइंट ओ डैश पे, पॉइंट ओ डैश का इस रिंग के हर एक पॉइंट से डिस्टेंस कितना होगा, मान लो रिंग का हर एक पॉइंट मतलब ए बी एक पॉइंट होगा रिंग का, तो ए से लेके ओ डैश का जो डिस्टेंस है अभी हमने निकाला वो कितना होगा, रूट 2r होगा। सिमिलरली बी से ओ का डिस्टेंस भी रूट 2r होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर, तो के क्यू किसका, रिंग ए पे जो चार्ज है वो लेंगे Q1, और रिंग से ओ डैश का डिस्टेंस जो होगा वो होगा रूट 2r प्लस, अब ओ डैश पे बी की वजह से पोटेंशियल, ओ डैश पे बी की वजह से पोटेंशियल, तो के बी के ऊपर जो चार्ज है वो है Q2 और यहां पे आ जाएगा R। सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक हियर, के बाय आर कॉमन निकल जाएगा, चलो इसको ऐसे ही रखते हैं, कुछ कॉमन वन नहीं निकालते। So this is going to be potential at what, O dash because of A and potential at O dash because of B। तो दोनों का हमने एडिशन कर दिया है। एंड सिमिलरली हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एट O निकालेंगे। तो सिमिलरली पोटेंशियल एट O बिकॉज ऑफ A एंड देन पोटेंशियल एट O बिकॉज ऑफ B। तो पोटेंशियल एट O बिकॉज ऑफ A, तो A और O के बीच का डिस्टेंस कितना है, R, तो K Q1 अपॉन R होगा, एंड ये डिस्टेंस कितना होगा, के Q2 अपॉन रूट 2r होगा। ठीक है, क्योंकि B से O का डिस्टेंस है रूट 2r, तो ये हो जाएगा VO डैश, सॉरी VO हो जाएगा, सॉरी। अब यहां से हमको क्या मिलेगा, देखो यहां से हमको क्या मिला, देयरफॉर VO डैश माइनस VO कितना होगा, के Q1 अपॉन रूट 2r प्लस के Q2 अपॉन R माइनस के Q1 अपॉन R माइनस के Q2 अपॉन रूट 2r। ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब क्या करते हैं, देयरफॉर VO डैश माइनस VO, के बाय रूट 2r कॉमन निकाल लेते हैं और बाकी जो टर्म आती है वो लिख लेते हैं, Q1 माइनस Q2। फिर दूसरी जगह से के बाय आर कॉमन निकालते हैं, तो यहां पे क्या आएगा, Q2 माइनस Q1 आ जाएगा। अब क्या होगा, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, के अपॉन रूट 2r Q1 माइनस Q2 माइनस के बाय आर Q1 माइनस Q2 हो जाएगा। ठीक है, Q2 माइनस Q1 को यहाँ पे मैंने क्या किया, उल्टा पुल्टा कर दिया, तो माइनस साइन बाहर आ गई। अब जितना कॉमन निकाल सकता है सारा निकालो, चलो तो K निकलेगा, Q1 निकलेगा, Q1 माइनस Q2 पूरा, और नीचे R निकलेगा, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 बाय रूट 2 माइनस 1 बचेगा। सो ये हो जाएगा बेसिकली डेल्टा V।
ओके, डेल्टा वी हो जाएगा। अब क्या करना है, बस इक्वेशन 1 को यूज करो और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। एंड नाउ वर्क डन फ्रॉम O to O dash, that is basically Q, VO dash माइनस VO। चलो VO डैश माइनस VO का वैल्यू हमने क्या निकाला है, जस्ट देख लेते हैं। चलिए, तो K Q1 माइनस Q2 अपॉन R, K Q1 माइनस Q2 अपॉन R, और यहाँ पे ब्रैकेट पे क्या आएगा, 1/√2 माइनस 1। सो देखो K की वैल्यू अपने 4 पाई एप्सिलॉन 0, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखते हैं, तो ये Q, फिर ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, और यहाँ पे 1 अपॉन √2 माइनस 1। सो दिस इज बेसिकली द फाइनल वर्क डन जो मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना था। ठीक है, समझ में आ गया परफेक्टली ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम गाइस? तो बस इतने प्रॉब्लम हमने यहाँ पे कर लिए, अपना काम आज का यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, और साथ साथ में प्रॉब्लम्स का भी यहाँ पे काम क्या होता है, ख़त्म होता है। राइट, हमने सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कशन कर लिया है। अब पिछले 3 लेक्चर्स से हमने जो भी प्रॉब्लम्स किए ना, वो सारे स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम या फिर आपकी डिफिकल्टी वाले प्रॉब्लम्स थे। इतना अगर आपको दिमाग में बैठ चुका है तो आप अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कोई भी मटेरियल ले लो और कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चालू करो, आपका दिमाग चलेगा, डेफिनेटली चलेगा। मैं ऐसा नहीं बोलता कि हर एक प्रॉब्लम को देख के आप आंसर दे पाओगे, लेकिन उसके लिए तो ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। ज़्यादा, जितने से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम का आपको एक्सपीरियंस होगा, और फिर ऐसा होना शुरू हो जाएगा कि कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आएगा ना, फिर आप बोलोगे हाँ यार ऐसा तो किया हुआ है। सो मतलब आपको उस स्टेज पे पहुंचना है। राइट, अभी पूरा टाइम यूटिलाइज करो अपना जो भी है वो, एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स गाइस। ठीक है, अभी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कल, और नेक्स्ट लेक्चर में जो हम करेंगे वो कंडक्टर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक गाइस। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये। ठीक है, मिलते हैं कल, बाय बाय।